क्या हमने कभी सोचा है कि जो ऊर्जा आज हमारी दुनिया को इतनी तेजी से चला रही है, वो दरअसल करोड़ों साल पुरानी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन काल के पेड़ पौधे और जीव जंतु समय के साथ बदलकर आज के उन ईंधनों में तब्दील हो गए जिन पर हमारी पूरी आधुनिक दुनिया टिकी है। यह एक ऐसी कहानी है जो जमीन की गहरी परतों से शुरू होकर सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति से। फिर हम कोयले के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, पेट्रोलियम को रिफाइन करने की प्रक्रिया देखेंगे और जानेंगे कि ये पेट्रो रसायन और प्लास्टिक में कैसे बदलते हैं। आखिर में हम इसके पर्यावरणीय प्रभावों और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी यानी जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति के बारे में। इसके लिए हमें समय में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 36 से 28 करोड़ साल पीछे कार्बोनिफेरस काल में जाना होगा। जरा कल्पना कीजिए, एक बेहद घना और हरा भरा जंगल अगर करोड़ों सालों तक जमीन के नीचे गहराई में दब जाए तो उसका क्या होगा। जब भौगोलिक उथल पुथल हुई तो ये विशाल पेड़ और प्राचीन वनस्पतियां मिट्टी की भारी परतों के नीचे दफन हो गईं। वहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, ऊपर से जमीन का भयानक दबाव और धरती के अंदर की भीषण गर्मी। ये पूरी प्रक्रिया प्रकृति के किसी विशाल प्रेशर कुकर की तरह थी जिसने गहरे समय के दौरान इन मृत वनस्पतियों को पूरी तरह से कुचलकर बदल दिया। और अगर हमें इस बात का कोई साक्ष्य चाहिए तो जरा यहां देखिए, कोयले की एक परत के बिल्कुल बीचों बीच फंसी इस पौधे की पत्ती की एकदम स्पष्ट छाप है ना। कमाल। ये इस बात का एकदम पक्का और सीधा सबूत है कि आज हम बिजली बनाने के लिए जो कोयला जलाते हैं वो सचमुच में उन्हीं प्राचीन जंगलों का ही सीधा वंशज है। खदानों में काम करने वालों को आज भी अक्सर ऐसे ही स्पष्ट जीवाश्म मिलते रहते हैं। अब हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, कोयले के प्रकार और उसकी ग्रेडिंग। आइए समझते हैं कि कैसे समय और दबाव के इस खेल ने प्राचीन वनस्पतियों को कोयले के अलग अलग रूपों में अपग्रेड किया। दरअसल कोयला रातों रात नहीं बनता, इसका विकास कदम दर कदम होता है। जितना ज्यादा समय और दबाव, कोयले के अंदर कार्बन का प्रतिशत उतना ही बढ़ता जाता है। शुरुआत होती है पीट से, जो इस प्रक्रिया की पहली अवस्था है। फिर ये लिग्नाइट और बिटुमिनस से होता हुआ सबसे बेहतरीन और कठोर रूप यानी एंथ्रेसाइट में बदल जाता है। एंथ्रेसाइट में 85% से भी ज्यादा कार्बन होता है और यही वजह है कि यह बहुत देर तक जलता है और इसमें धुआं भी काफी कम होता है। एकदम उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा। अगर हम इसे इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो कोयले की ग्रेडिंग उसकी तापीय क्षमता के आधार पर की जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो कौन सा कोयला कितनी गर्मी पैदा कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोयले को G1 से लेकर G17 तक के ग्रेड्स में बांटा गया है। इसमें G1 सबसे ऊंचे दर्जे का है, जो प्रति किलोग्राम 7000 किलो कैलोरी से भी ज्यादा ऊष्मा देता है। जैसे जैसे हम नीचे के ग्रेड्स की तरफ जाते हैं, ऊर्जा देने की ये क्षमता कम होती जाती है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा और रायगढ़ की खदानों से जो उच्च श्रेणी का कोयला निकलता है वो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि उसे लोग सच में काला हीरा बुलाते हैं। पूरे राज्य के बिजली संयंत्र और बड़े बड़े इस्पात कारखाने इसी काले हीरे की बदौलत अपनी रफ्तार बनाए रखते हैं। जंगलों की बात तो बहुत हो गई, अब अपना ध्यान प्राचीन महासागरों की तरफ ले चलते हैं। हमारे विश्लेषण का तीसरा भाग है पेट्रोलियम का आसवन, यानी कि तेल को शुद्ध करने की प्रक्रिया। क्या हम जानते हैं कि पेट्रोलियम शब्द का असल मतलब क्या है? ये दो शब्दों से जुड़कर बना है, पेट्रा जिसका मतलब है चट्टान और ओलियम जिसका मतलब है तेल। तो ये हुआ चट्टान का तेल। और दिलचस्प बात यह है कि कोयले की तरह ये पेड़ों से नहीं बल्कि समुद्र के तल पर जमा हुए छोटे छोटे मृत समुद्री जीवों, जिन्हें प्लवक कहते हैं, उनसे बना है। लाखों सालों तक रेत के नीचे दबे रहने, ऑक्सीजन की कमी और भारी दबाव ने ही इन्हें इस तरल पेट्रोलियम में बदला है। अब कच्चे तेल को इस्तेमाल करने लायक कैसे बनाया जाता है? इसके लिए ये प्रभाजक स्तंभ एक तरह की थर्मल सॉर्टिंग मशीन का काम करता है। क्योंकि कच्चा तेल कई सारे हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है, इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे भट्टी में 600 डिग्री सेल्सियस पर खौलाया जाता है और फिर इस बड़े से स्तंभ में भेजा जाता है। इसके बाद जो होता है वो विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मशीन की खूबी इसके तापमान में है। जो गैसें और हल्के घटक हैं जैसे कि पेट्रोलियम गैस और हमारी गाड़ियों में पड़ने वाला पेट्रोल, वो उबलकर सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं।
और जो डामर या भारी यौगिक हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। बीच के अलग अलग तापमानों पर हमें नैफ्ट्रा, हवाई जहाज का केरोसिन, भारी गाड़ियों के लिए डीजल और लुब्रिकेंट्स मिलते हैं। ये प्रक्रिया सच में किसी जादू से कम नहीं है। चलिए अब इस सफर के चौथे चरण में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्हीं पेट्रोलियम से निकली चीजों ने आधुनिक उत्पादन की दुनिया में क्रांति ला दी है। बात करते हैं पेट्रो रसायन और प्लास्टिक की। यहाँ एक बेहद दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाला फैक्ट है। पेट्रोलियम जेली, जिसे आज कॉस्मेटिक्स में इतना इस्तेमाल किया जाता है, वो असल में तेल निकालने वाली रिग्स पर मिलने वाला एक चिपचिपा अनचाहा पदार्थ था। मजदूर इसे अपने कटने छिलने पर लगाते थे। आज वही पेट्रो रसायन हमारे डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन और हर तरह की प्लास्टिक पैकेजिंग का अहम हिस्सा बन चुका है। और क्योंकि हम रोजमर्रा में इतनी तरह के प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें कैटेगराइज करना भी जरूरी था। इसलिए 1988 में एक यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम बनाया गया, जिसमें प्लास्टिक को 1 से लेकर 7 तक के नंबर दिए गए। इस सिस्टम का मुख्य मकसद इन अलग अलग पेट्रोकारसाइनों की रिसाइकलिंग को आसान और व्यवस्थित बनाना था। जरा 1 मिनट के लिए अपने आसपास देखिए। टेबल पर रखी उस प्लास्टिक की बोतल या किसी भी प्लास्टिक कंटेनर के नीचे कौन सा रिसाइकलिंग कोड छपा है। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि लाखों साल पहले के वो प्राचीन समुद्री जीव आज हमारे घरों में इन डिब्बों और बोतलों के रूप में मौजूद हैं। ये सीधा जुड़ाव हमें बताता है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे ठीक सामने है। अब हम इस कहानी के सबसे गंभीर और कह सकते हैं कि सबसे चिंताजनक हिस्से पर पहुंच गए हैं। हमारा 5वां भाग, दहन और उसका पर्यावरण पर प्रभाव। जब हम इन ईंधनों को जलाते हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं। अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है तो पूर्ण दहन होता है, जिससे गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन असली खतरा तब है जब ऑक्सीजन की कमी हो। ऐसे में अपूर्ण दहन होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी बेहद जहरीली गैस पैदा होती है। ये गैस बिना किसी गंध के सीधे खून में घुलकर जानलेवा साबित हो सकती है। बात सिर्फ एक गैस की नहीं है। इन ईंधनों पर हमारी निर्भरता की हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को खतरनाक स्तर तक बढ़ा रही है। पावर प्लांट से उड़ने वाली राख, जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं, सिलिकोसिस जैसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी फैला रही है। और तो और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हवा में घुलकर विनाशकारी एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा का कारण बन रहे हैं। इन सब चुनौतियों को देखते हुए सिर्फ एक ही तार्किक कदम बचता है। आइए बढ़ते हैं अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी खंड की ओर, अपने भविष्य का संरक्षण। एक बार समय के इस पैमाने के विरोधाभास पर गौर कीजिए। जिन जीवाश्म ईंधनों को बनने में प्रकृति को करोड़ों अरबों साल लग गए, उन्हें हम इंसान महज कुछ 100 सालों में फूंककर खत्म कर रहे हैं। जिस तेजी से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि ज्ञात भंडार अगले कुछ 100 सालों में ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ये संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? भारत के पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA ने कुछ बहुत ही आसान और व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। गाड़ियों को एक मध्यम और समान गति पर चलाना, रेड लाइट पर इंजन को बंद कर देना, टायरों में हवा का सही दबाव रखना और जहां मुमकिन हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करना। देखने में ये छोटे कदम लगते हैं, लेकिन अगर सब मिलकर करें तो इनका असर बहुत बड़ा होगा। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, जब करोड़ों साल पुराने ये संसाधन आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा? हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? जीवाश्म ईंधनों से आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा के नए विकल्पों के बारे में सोचना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि हमारी जरूरत बन चुकी है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।